Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry, class 10th, chapter number 9, chemical equilibrium. After completing this chapter, you will be able to know what is chemical equilibrium, reversible reaction क्या होता है, forward reaction क्या होता है. इसके साथ साथ you will know about law of mass action और equilibrium constant expression क्या होता है, हम equilibrium constant expression की unit कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा एट द एंड हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू डी चैल्टर्स प्रिंसिपल. सबसे पहले आप लोग इस रिएक्शन को देखेंगे, इस रिएक्शन को यहाँ पर यू कैन सी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हमें देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड. जो ये डबल एरोज आपको नजर आ रहे हैं, हाफ एरो इस तरफ जा रहा है फॉरवर्ड एंड हाफ एरो रिवर्स बैकवर्ड भी आ रहा है. ठीक, अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो दो चीजें आपके लेफ्ट साइड पे होती हैं, जो हमारे पास मौजूद होती हैं और हम रिएक्शन में डालते हैं, इन चीजों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जिनको हम रिएक्ट कराते हैं. तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, और ये प्रोडक्ट जो हमें एरो के राइट साइड पे मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. ये हमारे पे रिजल्ट है, ये चीज हमें एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिलती है. ये रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं. अब एरो शो कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलकर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहे हैं. इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड टूटकर दोबारा से हमें एरो बैकवर्ड जा रहा है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रहे हैं. ऐसे रिएक्शन को जो रिवर्स भी हो रहा हो और फॉरवर्ड भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक कंप्लीट रिएक्शन होता है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन. और अगर हम ये दो एरोज ना डालें, सिर्फ एक एरो डालें जो सिर्फ आगे की तरफ जा रहा हो, सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, एक एरो सिर्फ फॉरवर्ड टुवर्ड्स SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन. क्योंकि एक कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें सारे के सारे जो हमने रिएक्टेंट्स डाले हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट दोबारा से टूट के हमें रिएक्टेंट्स नहीं देता. ऐसे रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर हम लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में लें तो उसके अंदर एवेपोरेशन होती जाएगी, मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स या गैस में चेंज होते जाएंगे. और सिमिलरली दोबारा से जब उस क्लोज कंटेनर के लिड के साथ वाटर वेपर्स टकराएंगे वो दोबारा से लिक्विड बन जाएंगे. मतलब लिक्विड गैस बन रहा है, गैस दोबारा से लिक्विड बन रहा है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड और वेपर दोनों का ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है. Like liquid is converted into gas and gas is again converted into liquid. इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन. डेफिनेशन यहाँ बोर्ड में लिखी हुई है कि as a reaction in which product can react together to form the original reactant is called reversible reaction, or a reaction which proceeds in the forward direction as well as reverse direction, दोनों directions में होगा, that is called reversible reaction. These reactions never go on completion, मतलब ये कभी भी complete reaction नहीं होते, ये side to side एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं. इनको हम complete reaction नहीं कहते. दो एरो डबल एरर से शो होते हैं ये रिएक्शन. एग्जाम्पल ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो पहले देखिए. अभी जो ग्राफ दिया हुआ पेज नंबर 5 पर, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, आपने इसको देखना है. इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, मतलब मिकदार को शो कर रहा है, और इसकी जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को शो कर रहा है. रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन जो आपको पहले भी मैंने अभी बताया है वही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला रिएक्शन का ही ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है. ये जो रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड देखिए, मींस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं. तो अगर हम ग्राफ को गौर से देखते हैं तो जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये जो येलो लाइन है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की है, रेड वाली ऑक्सीजन की एंड ग्रीन सल्फर डाइऑक्साइड की. तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 0 है. ठीक,
जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है तो जो प्रोडक्ट SO3 है उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है विद टाइम। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन इन दोनों की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। रिएक्शन की कंसेंट्रेशन इसी तरह टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है क्योंकि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। और ये वाला ग्राफ जहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा इस लाइन के बाद, ये तीनों जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें ये तीनों का इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन हो जाती है इसके बाद, यहाँ पर जहाँ पर ये सारी लाइंस इसके बाद कोई चेंज नहीं दिखा रही कंसेंट्रेशन के अंदर। ठीक, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देखेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड दोबारा से ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। इन दोनों को इन्होंने अलग अलग करके लिखा हुआ है एज अ फॉरवर्ड एंड एज अ रिवर्स रिएक्शन। और वो टाइम जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब सेम रेट पे अगर करते हैं, उस टाइम पे हम कहते हैं कि नाउ द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, वी हैव अचीव्ड आवर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम क्योंकि द रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब भी वो स्टॉप नहीं करता, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो दोबारा से कंबाइन होकर हमें प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, बात ये है कि इस स्टेज पे दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी है, मींस वो चेंज नहीं हो रही। ये जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आप इस एग्जांपल को देखेंगे, आप यहाँ पर ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये भी अब रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि डबल एरो के साथ है। इन्होंने हमें कहा है कि सबसे पहले जो लेफ्ट टू राइट होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, राइट टू लेफ्ट जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन लिख के दिखाएंगे तो आप एक एरो के साथ लिखेंगे ऐसे, और फिर जब रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो प्रोडक्ट को इधर ले आए हैं रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट वाली साइड पे ले गए तो वो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह इन्होंने आपको सेल्फ असेसमेंट 9.1 दी हुई है, इसमें भी आपने रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने हैं और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है जो आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स हैं, राइट साइड वाले प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन करके NH3 बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स का दोबारा से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिकम्पोज होकर दोबारा से हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रही है। ये आप खुद सॉल्व करेंगे अपने डिस्टेंस पे। नेक्स्ट टॉपिक है 9.2 लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लॉ हमें टू केमिस्ट CN गुलबर्ग and PM वेज इन 1864 में दिया था। इनको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट अ रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब यहाँ पर कंसेंट्रेशन है कि जिस रेट पे कोई भी चीज रिएक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसके एक्टिव मास पे, एंड और द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस। मतलब रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। एक्टिव मास का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और इसकी जो यूनिट है वो मोल dm-3 क्यूब है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब इसकी डेरिवेशन के लिए आपने अपनी बुक को फॉलो करना है, साथ साथ जो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ को हम हाईलाइट करते रहेंगे। सबसे पहले एक हमने हाइपोथेटिकल रिलेशन ले लिया, इक्वेशन ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, ये दो एरोज गिव्स अस स्मॉल c कैपिटल C प्लस d एंड कैपिटल D। ये हमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन एक उन्होंने ले लिया है, ठीक है। आप कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं इसकी जगह और आप उसका जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली उसको ड्राइव भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हमें वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स हैं, ये वाले जो रिएक्टेंट्स हैं इनके
प्रोडक्ट के इक्वल है, कोई साइन नहीं लगा हुआ इन दोनों ए और बी के दरमियान, इसका मतलब ये है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन है। और जब नेक्स्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाया, इक्वल लगाया, तो हमें पता है जब भी हम इक्वल लगाते हैं तो हम उसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं। ये जो के एफ है ये कांस्टेंट है ए और बी के साथ। फिर सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी और डी की कंसेंट्रेशन। और फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शन के साइन को हटा के आपने के आर लगाया, मतलब ये भी इसका कांस्टेंट है क्योंकि हम प्रोपोर्शन के साइन को निकाल रहे हैं। इसके बाद जब हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए हमने उनको इक्वल लिखा। इसी तरह से ये इनके जो एक्सप्रेशन हमने रखे, ये दोबारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के नीचे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाला लिख दिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के नीचे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वाला लिख दिया। और फिर हमने इसको अरेंज किया, तो के आर को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, के एफ बाई के आर बन जाएगा, और यहाँ से हम इसको राइट साइड पे लेकर ए और बी को, फिर के एफ मतलब ये जो रेशो है के एफ बाई के आर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो रेशो है, इसको इक्वल हमने दे दिया के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया आखिरी वाला के सी वाला, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो इंडिकेट करती है कंसेंट्रेशन को, और इनकी यूनिट होती है मोल DM-3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी और स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा अक्सर रिएक्शन के साथ लिखा होता है कि 2CO3 या 2SO3 प्लस गिव्स अस 2H2O। तो ये जो 2, 3 ये जो नंबर्स होते हैं ये हम बैलेंस करने के लिए लिखते हैं, वो हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये बैलेंसिंग के लिए ये उसको, ये जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं ये उस चीज़ को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम को डोनेट करेंगे। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ product to the product of concentration of reactant, each raised to the power equal to the coefficient in balanced chemical equation. Kc is independent of the initial concentration of reactant but depends upon temperature. कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, मतलब शुरू में आप कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो डिसाइड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन हाँ अगर आप उसकी कंडीशंस चेंज कर देते हैं, मतलब आप टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज़ों को चेंज करते हैं, तो यस ये इफेक्ट करता है हमारे इक्विलिब्रियम को। नेक्स्ट ये जो आपको इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है, इसको अगर आप देखें, इसको इस रिएक्शन को देखें, ये वाली, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये जो दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2O गिव्स अस मीथेन प्लस वाटर, इसका हमने Kc एक्सप्रेशन लिखना है। तो वही बात हो गई, अगर आप इसके जो सोल्यूशन है उसकी तरफ देखेंगे तो इन्होंने Kc लिखा, ब्रैकेट्स डाले, तो यहाँ पर दिए हुए रिएक्टेंट CH4 सॉरी रिएक्टेंट नहीं ये प्रोडक्ट है, CH4 और H2 प्रोडक्ट थे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन, मतलब ऊपर आ रहे हैं रिएक्टेंट, ऊपर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, नीचे आ रहे हैं रिएक्टेंट्स। इसी तरह आपने सेल्फ असेसमेंट 9.2 को सॉल्व करना है खुद अपने रजिस्टर्स पे, सेम, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट वो आपको कह रहे हैं कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने हैं फॉलोइंग इक्वेशंस की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है, पहले वाले की मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लें, 3 ऑक्सीजन है गिव्स अस 2 और 3, तो जब हम लिखेंगे, हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू, ब्रैकेट डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, O लिखेंगे और उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय, हम नीचे क्या कहते हैं लिखेंगे O3 लिखकर फिर ब्रैकेट डालेंगे, फिर नीचे डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स O2 और उसकी पार्ट 3। सिमिलरली आपने ये जो ABCD पार्ट दिए हैं ये भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का क्या है, कंडीशन ये कि वही बात मैंने आपको बता दी कि जब आपने एक रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर आप किसी भी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की या केमिकल की कंसेंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे वंस आ रिएक्शन इज स्टार्टेड। सेकंड, यू आर नॉट सपोज्ड टू चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने वही रखना है जो स्टार्ट में था, टेम्परेचर शुड केप्ट कांस्टेंट।
सिमिलरली प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये तीनों चीजें आपने चेंज नहीं करनी, ये कंडीशन होती है। अगर आप बार बार इन चीजों को चेंज करते रहेंगे तो आप कभी भी टाइम पर इक्विलिब्रियम नहीं फाइंड आउट नहीं अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट है वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब आप जो रिएक्शन कर रहे हो उसमें इक्विलिब्रियम आपने अचीव कर लिया है। उसके करने के लिए आपको है कि आपको बार बार रेगुलर इंटरवल्स के बाद कोई भी एक टाइम सेट कर लेना है। उस टाइम सेट के बाद आपने उनके कंसेंट्रेशन चेक करनी है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, और एक टाइम ऐसे आएगा कि आप देखोगे कि दोनों जो हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि नाउ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, दिस इज वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब एक मस्ट क्वेश्चन है आपकी पेपर का, आपके टेस्ट वगैरह का, जब भी बोर्ड के पेपर होते हैं ये क्वेश्चन जरूर एक आता है 3 मार्क्स का। इसमें सेम यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करनी होती है। सेम पहले आप केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी उसका, और उसके बाद आप उसको फाइंड आउट करते हैं। एक आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है यहाँ पर हम देख लेते हैं। उसके बाद पहली वाली जो रिएक्शन है इन्होंने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है, केसी लिखा है 2 और फिर आपको मैंने बताया कि इसकी जो यूनिट है वो मोल dm माइनस 3 है। मोल dm माइनस 3 लिखा, माइनस क्यूब मोल dm माइनस क्यूब लिखा, और उसको तीनों की जगह उनकी कंसेंट्रेशन की यूनिट डाल दी। फिर आपने देखा, आप देखो यहाँ पर 2 है ऊपर, नीचे 2 है, तो ये दोनों इससे कट हो जाएंगे, इसलिए केसी की कोई यूनिट नहीं होगी। इस रिएक्शन में केसी कोई यूनिट नहीं होगी। सिमिलरली पार्ट 2 का अगर आप देखें तो सेम उन्होंने दोबारा से केसी एक्सप्रेशन लिखा और उस एक्सप्रेशन की जगह उन्होंने यूनिट डाल दी मोल dm माइनस क्यूब की पार्ट 2, फिर डिवाइड बाय मोल dm माइनस क्यूब, कुछ भी नहीं। ये एक ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो ये एक कट गया, ऊपर 1 बच गया, तो यूनिट आ गई केसी मोल dm माइनस 3। ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको खुद से समझ आएगी कि इसको कैसे करना है। सिमिलरली इन्होंने थर्ड इक्वेशन जो दी थी ऊपर क्वेश्चन में, उसकी इन्होंने केसी एक्सप्रेशन लिखा और वहां पर यूनिट डाल दी मोल dm माइनस पार्ट 2 डिवाइडेड बाय मोल dm माइनस क्यूब पार्ट 2, फिर मोल dm माइनस क्यूब। कटिंग करें, ये 2 और ये 2 कट गया, 1 डिवाइडेड बाय मोल dm माइनस क्यूब रह जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर 1, क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में कट हो गए, ये अकेला रह गया 1/3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि माइनस 3 प्लस 3 बन गया, और इसके साथ कोई पावर नहीं, मतलब 1 थी तो ये माइनस 1 बन गई। सेम इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट दी है आपने खुद सॉल्व करनी है, ये सेल्फ असेसमेंट 9.3। अब हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंट ये होती है कि ये आपको बता देता है कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो जब आप अचीव कर रहे हो तो उसमें कंसेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। नंबर 2, ये आपको डायरेक्शन बता देता है कि अभी इस टाइम पर जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बता देता है, इसका मतलब है कि कितना हद तक केमिकल रिएक्शन हो गया है। और इसके अलावा अगर आप कोई कंडीशन चेंज करते हो, लाइक इफ यू चेंज द टेम्परेचर और इफ यू चेंज द प्रेशर, तो ये बताता है कि अगर आप चेंज कर रहे हो कंडीशन को तो इसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन भी। ये सब चीजें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता। नेक्स्ट है हैबर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं या एडवांटेजेस कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब आप अचीव कर लेते हो तो उसमें अगर आप चेंजेस करते हो कंडीशन में, लाइक इफ यू चेंज द टेम्परेचर और प्रेशर, आप उन चीज़ों को चेंज करते हो तो क्या होता है कि आपके रिएक्शन पे असर पड़ता है। ठीक, उस असर की वजह से बहुत बार ऐसे होता है कि दैट बिकम फेवरेबल फॉर यू और आपको डिजायर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल है जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाया जाता है। ठीक, अगर हम अमोनिया की नॉर्मल एक रिएक्शन करते हैं अमोनिया का, तो हमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 200 ATM होना चाहिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें अमोनिया दे रही है, इसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हमें कितना परसेंटेज अमोनिया देता है, 33% अमोनिया देता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में इसके प्रेशर को चेंज कर देते हैं,
अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं तो ये हमारे फेवर में आ जाता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जब हमें अचीव हो गया उसके बाद हमने इस रिएक्शन का प्रेशर को हाई कर दिया तो फिर हमारे पास जो 33% अमोनिया आ रहा था अब वो हमारे पास 98% अमोनिया आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट उन्होंने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हम प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल में वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है। इसमें भी हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, 200 एटीएम प्रेशर लेते हैं। कैटलिस्ट प्लेटिनियम या V2O5 यूज होता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक, अगर हम इसके ऊपर भी दोबारा से हम वही केमिकल इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं तो हमें 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल स्केल। अब आपका ये जो बॉक्स है ली-चार्टर्स प्रिंसिपल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेम दोबारा से उन्होंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है, हैबर प्रोसेस को और कॉन्टैक्ट प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। कह रहे कि बेशक जो बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है दैट आर नॉट कंप्लीटेबल, मतलब वो कंप्लीट नहीं होते, कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं और हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा था अमोनिया और उसका। तो यहाँ पर ली-चार्टर्स प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये क्या हमें प्रपोज करता है कि अगर आप इफ यू इम्पोज अ चेंज इन कंसेंट्रेशन, temperature or pressure on a chemical system at equilibrium, the system respond in a way that oppose that change। कि अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी भी चीज को चेंज करते हो, आप बेशक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो या टेम्परेचर को चेंज करते हो या प्रेशर को चेंज करते हो, तो जो पूरा इक्विलिब्रियम का जो सिस्टम है ना वो रिस्पॉन्ड करता है उस चेंज के खिलाफ। इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए ही हमने जो अमोनिया की प्रोडक्शन की 33 से 98, सिमिलरली हमने 100% सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके किया। ली-चार्टर प्रिंसिपल ही की वजह से वी गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, सबसे पहले इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद हम एक कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट से क्या होता है, कैटलिस्ट इज ये एक ऐसा केमिकल होता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ योर रिएक्शन, जो आपका इंक्रीज को आपके रिएक्शन को जल्दी जल्दी करता है, उसमें हेल्प करता है। इसके बाद हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं प्रेशर को, टेम्परेचर को और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने से क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी यील्ड ज़्यादा हो जाती है, दैट इज जैसे कि हमने हैबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी पढ़ा। यहाँ पर दिए हुए मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक वही कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं या टूटकर रिएक्टेंट दोबारा बनाते हैं। शुरू में जो रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है और एंड पर या जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपका जो रिएक्शन आगे जाता है तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन का क्या चक्कर है, इट्स रेट इज 0 इन द बिगनिंग एंड ग्रेजुअली स्पीड्स अप। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एमसीक्यूज आप खुद सॉल्व करेंगे और जो एक्सरसाइज है उसके नोट्स आपको आपकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।